नमस्ते एवरीवन, बीएससी थर्ड ईयर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली क्लासों में हमने स्पिन ओनली फार्मूला या चक्रणमात्र सूत्र पर डिस्कस किया और उसके कई सारे एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए, जिनमें उनमें हमने बोर मैग्नेट्रॉन वैल्यू निकाली, उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में पता लगाया। फिर हमने कहा कि इसमें जो है दुर्बल शक्ति की लिगेंड में तो जो है युग्मन नहीं होता है, और जो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की उपस्थिति में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है, अर्थात फिर उस कंडीशन में जो है उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति कम हो जाती है। अब उसके बाद हम चुंबकीय प्रवृत्ति में ही आगे बढ़ते हुए जो है अगला टॉपिक आपका है वो है डी कक्षकों का चुंबकीय आघूर्ण में योगदान अथवा चुंबकीय आघूर्ण में कक्षकीय योगदान। ठीक है, दोनों तरफ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आपको क्वेश्चन समझ के आंसर करना है। तो देखिए, डी कक्षकों का चुंबकीय आघूर्ण में योगदान, वह डी कक्षक जो कक्षीय गति दर्शाते हैं। कौन सी? कक्षीय गति। एक तो अक्षीय गति होती है, कक्षीय गति होती है। तो कक्षीय गति दर्शाते हैं जिनमें किसी कोण पर घूर्णन कराने पर समान ऊर्जा वाले डी कक्षक प्राप्त होते हैं। इनमें कक्षीय गति से चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। कक्षीय गति से चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, जैसे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कक्षकों को 45 डिग्री कोण से घुमाने पर डी एक्स वाई, जबकि डी एक्स वाई को 90 डिग्री से घुमाने पर डी एक्स जेड कक्षक बनते हैं। तो देखिए कैसे बनते हैं वो हम एक डायग्रामेटिकल 2D पे समझ लेते हैं। ये सारा खेल 3D का है, लेकिन प्रयास करते हैं इसे हम 2D पर ही समझें। देखिए यहाँ पर ये आपका एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस हैं। एक्स और वाई को आप प्लेन में मानते हो, जेड को वर्टिकल मान लो। ठीक है, तो ये आपके प्लेन में है। जब इसे आप 45 डिग्री रोटेट करोगे, किसे 45 डिग्री रोटेट करोगे इसे, तो ये वाली जो लोब है ये कहाँ चली जाएगी? ये यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी। ठीक है, ये आपके प्लेन में एक्स और वाई प्लेन है, जेड वर्टिकल है, आपका जेड वर्टिकल इस तरीके से है यहाँ पर। तो जब इसको 45 देखो, यहाँ से ये जो 90 है, 90 से हमने 45 घुमाया तो ये वाली लोब ये यहाँ आ गई, ये वाली जो लोब थी वो यहाँ आ गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर 45 घुमाने के बाद में हमने ऐसे कैसे इसको घुमाया, रोटेट किया यूँ, तो आपके डी एक्स वाई मिलेगा आपको। ठीक है, और डी एक्स वाई को हम जो है पुनः अगर 90 डिग्री से रोटेट करते हैं, किससे? 90 डिग्री से अगर रोटेट करते हैं इसे, तो हमें जो है डी एक्स जेड मिलेगा। डी कक्षक जो आपका है ही सही, और ये एक्स और जेड एक्सिस के मध्य ये है, तो इसका नाम क्या होगा? डी एक्स जेड। देखिए ये डी एक्स जेड हमें प्राप्त होगा। तो देखो, घूर्णन से कक्षकों का अंतर परिवर्तन, तो जब जब इनका घूर्णन होगा तो इनमें आपस में अंतर परिवर्तन होता है। और वो किस प्रकार से होता है? देखो, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 45 डिग्री से रोटेट होता है तो आपका डी एक्स वाई बनता है, और डी एक्स वाई पुनः आपका 90 डिग्री से रोटेट होता है तो डी एक्स जेड आपका बनता है। विशेष ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर नोट डाल के मैंने लिखी है, नोट। परंतु संकुल यौगिक में या संकुल कंपाउंड में मेटल आयन से लिगेंड के जुड़ने पर कक्षीय गति संपन्न नहीं होती। देखो, मेटल आयन से यदि लिगेंड जुड़ जाएगा, लिगेंड के जुड़ने पर कक्षीय गति संपन्न नहीं होती, इसलिए डी कक्षकों की कक्षीय गति का चुंबकीय आघूर्ण में योगदान संभव नहीं है। देखो बेटा, अगर आपका लिगेंड आ रहा है यहाँ अटैक करने, और वो लिगेंड आकर यहाँ डी कक्षकों से अतिव्यापन करके बॉन्ड बना लेगा, इधर बॉन्ड बना लेगा, तो जब बॉन्ड बना लेगा डी कक्षकों से, तो फिर इनकी जो गति है वो नहीं हो पाएगी। और जब गति ही नहीं हो पाएगी इनकी, तो फिर इनका चुंबकीय आघूर्ण में योगदान जो है संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि कक्षक में गति होना जरूरी है। उपरोक्त कक्षकों के अंतर परिवर्तन के विपरीत अंतर संक्रमण तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है 4f कक्षक में विद्यमान होते हैं। किनमें? अंतर संक्रमण तत्वों के में जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में विद्यमान होते हैं। अतः 4f कक्षक भीतर के कक्षक में होने के कारण बाहर के 5d
एंड 6s व 6p कक्षकों से ढके रहते हैं। जो आपका 4f कक्षक हैं ये बाहर के जो कक्षक होते हैं 6s 5d 6p इनसे ये कवर्ड रहते हैं, ढके हुए रहते हैं। इसी कारण 4f इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण लिगेंड के इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण द्वारा उदासीन नहीं हो पाता है। परिणाम स्वरूप इनके चुंबकीय आघूर्ण में इलेक्ट्रॉन के चक्रण के साथ साथ कक्षीय चक्रण का योगदान भी होता है। तो देखो कहना ये चाह रहे हैं बेटा हम लोग यहाँ कि जो 4f कक्षक हैं इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, लेकिन ये 4f कक्षक में जो विद्यमान इलेक्ट्रॉन है ये बहुत ही आंतरिक कक्षाओं में उपस्थित रहते हैं, अर्थात ये 5d 6s एंड 6p कक्षकों से ढके रहते हैं। यदि मान लो कोई लिगेंड आता भी है तो वो इन कक्षकों से अतिव्यापन करके जो है बॉन्ड बना लेगा और अपने कक्षीय गतिकी का जो है शमन कर देगा। लेकिन जो ये 4f में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन हैं ये फिर भी आपके जो है फ्री कंडीशन में रहेंगे और इनके द्वारा जो कक्षीय जो इनका कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण जो इनसे उत्पन्न हो रहा है 4f इलेक्ट्रॉन के कारण वो लिगेंड के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव उसका उत्पन्न हो रहा है लिगेंड का, उसके आघूर्ण द्वारा इनको उदासीन नहीं कर पाता है। तो जब ये उदासीन नहीं हो पाएगा इनका प्रभाव तो जो आपके ओवरऑल इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आना है उसमें इन 4f इलेक्ट्रॉन के जो है कक्षीय जो है घूर्णन है, कक्षीय चक्रण का योगदान भी इसमें होता है। अर्थात जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो आपके थ्योरेटिकल डेटा से कुछ एक्सपेरिमेंटल डाटा जो आएंगे ना वो थोड़े ज़्यादा आएंगे, क्योंकि वहाँ पर इनका जो है योगदान रहता है। लैंथेनाइडों के चुंबकीय आघूर्णों के परिकलन के लिए रूजल एंड सैंडर्स ने एक रूल दिया जिसे हम रूथल सैंडर्स रूल या LS कपलिंग थ्योरी भी कहते हैं, या LS कपलिंग सिद्धांत भी से कहते हैं। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रूजल सैंडर्स युग्मन या LS युग्मन या रूजल सैंडर्स थ्योरी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से आता है, 5 नंबर में कई बार पूछी गई है रूजल सैंडर्स थ्योरी। तो देखिए रूजल सैंडर्स जो 2 साइंटिस्ट हैं इन्होंने क्या हमें LS कपलिंग के बारे में बताया। किसी एटम में गतिशील इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार की गति करते हैं। किसी परमाणु में जो गतिशील इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 प्रकार की गति दर्शाता है। यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति दर्शाता है तो उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकीय कोणीय संवेग L, कैपिटल L है ये ना, कैपिटल L से प्रदर्शित करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन के द्वारा अक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को चक्रण क्वांटम संख्या S से दर्शाते हैं। भाई देखो आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो एक तो अपनी अक्ष पर घूमता रहे ऐसे 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 करके, जैसे आपका जो है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो ये अपनी अक्ष पर तो घूमती घूमती है, लेकिन इसके अलावा ये इस कक्षा में भी तो घूमती है, ये अपनी धुरी पर भी घूमेगी और इसमें भी ये घूमेगी। तो इसी प्रकार से जो अपनी अक्ष पर जो घूम रही है उससे तो जो आपका चुंबकीय आघूर्ण या चक्रण क्वांटम संख्या है वो S आएगी, और इस पूरे ऑर्बिटल में जो है घूमेगी तो उससे जो चुंबकीय कोणीय संवेग होगा वो L से उसे प्रदर्शित हम करते हैं। किसी पदार्थ में दोनों चुंबकीय क्षेत्र या आघूर्ण से संबंधित होते हैं। किसी पदार्थ में दोनों चुंबकीय क्षेत्र या आघूर्ण से संबंधित होते हैं जिसे LS युग्मन कहते हैं। इसमें चुंबकीय आघूर्ण को निम्न प्रकार संबंधित किया जा सकता है। तो देखो बेटा चुंबकीय आघूर्ण जो है काई इक्वल टू, डायरेक्टली ये काफ़ी लंबा डेरिवेशन होगा, बाकी इसमें आप शॉर्ट एंड स्वीट इसको समझ लें। काई इक्वल टू N म्यू स्क्वायर अपॉन 3kT, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिएगा। और यहाँ पर जो K है इस K की जो वैल्यू है R अपॉन N होती है, ठीक है, चूँकि K इक्वल टू R अपॉन N। हियर N क्या है आपकी जो है अवोगाद्रो नंबर है, म्यू क्या है, म्यू है आपका बोर मैग्नेट्रॉन,
और म्यू के अलावा जो इसकी एक बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू होती है वो होती है EH/4πmc, ठीक है। और जब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे तो आर की वैल्यू चाहिए, आर क्या है आपका आदर्श गैस नियतांक, और टी क्या है आपका परमताप। तो देखिए समीकरण 1 में के का मान रखने पर इस समीकरण में हम के का मान रखने, के का मान R/N अपने पास है, तो के की जगह हमने R रखा और N जो है ऊपर जाकर स्क्वायर में हो गया। तो आपका जो एक रेशियो निकल गया काई इक्वल टू N स्क्वायर एंड म्यू स्क्वायर अपॉन 3RT। ये आपका एक जो है फॉर्मूला निकल कर आता है। जब हम इसे सोल्व करेंगे और हमें तो यहाँ पर म्यू स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो म्यू स्क्वायर की वैल्यू के लिए हम इसे नीचे भेज देंगे, जैसे ऊपर यहाँ भेज देंगे, तो म्यू स्क्वायर इक्वल टू 3RT डॉट काई अपॉन N स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 2 में हम जो इसके जो मान हैं सारे कांस्टेंट के, इसके जो है अवगाद्रो नंबर हैं, आपका आदर्श गैस नियतांक हैं और परमताप को सारे वैल्यू पुट करके जब इसे सोल्व करेंगे हम, तो आपके पास जो निकल कर आएगा डेटा वो आएगा म्यू इक्वल टू 2.84 XT √XT। अगर इसे हम जो है रूट की फॉर्म में ना लिखना चाहें तो इसे हम खोल देते हैं, म्यू इक्वल टू 2.84 कोष्टक XT का जो है पावर हाफ। ये आपका यहाँ से रेशो निकल कर आता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन मैग्नेटिक मोमेंट। ये 2 प्रकार के होते हैं आपके, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण और कक्षकीय चुंबकीय आघूर्ण। इसे बोलते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट और इसे बोलते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। अब यहाँ हम बात करते हैं म्यू एस की, तो म्यू एस हम जानते हैं EH/4πmc होता है। और यहाँ पर जो म्यू एस की वैल्यू है, देखो म्यू एस की वैल्यू क्या है 9.274 इंटू 10 की पावर -21 अर्ग, या इसे हम जो है गेज इन्वर्स भी बोल सकते हैं, या इसे हम बोहर मैग्नेटोन इसे हम बोलते हैं BM बोहर मैग्नेटोन। इसका मतलब यहाँ पर और से हैं। C4 क्या है आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये जो C दिख रहा है इसमें ये प्रकाश का वेग है, ठीक है। E4 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो E है इस पर जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है वो ये है। और H क्या है आपका प्लांक कांस्टेंट, जो H है ये क्या है प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। दैट मीन हम ये कह सकते हैं कि 1 बोर मैग्नेटॉन, देखो म्यू एस इक्वल टू क्या होता है बोर मैग्नेटॉन, तो हम इसका मतलब ये कह सकते हैं कि म्यू एस इक्वल टू बोर मैग्नेटॉन। यहाँ पर देखिए म्यू एस की जगह हमने बोर मैग्नेटॉन, यहाँ पर 1 बोर मैग्नेटॉन इक्वल टू EH/4πmc, या यूँ बोलते हैं हम म्यू एस इक्वल टू 1 BM, ये बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पर हमने जो है 1 बोर मैग्नेटॉन इक्वल टू EH/4πmc जो है एक व्यंजक निकला अपना। अब इसे हम जो है अप्लाई करते हैं, तो म्यू एस ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, म्यू एस की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं किसके लिए, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एक इलेक्ट्रॉनीय तंत्र है उसके लिए निकालते हैं। तो म्यू एस इक्वल टू आपका क्या है G √S एंड S+1। अब S क्या है यहाँ पर आपका स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या जो क्या होती है n/2, और n क्या है आपकी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो क्या है n, तो n/2 होती है आपकी स्पिन क्वांटम नंबर। और G क्या है यहाँ पर आपका गायरोमैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं इसे, या गायरोमैग्नेटिक अनुपात कहा जाता है। और गायरोमैग्नेटिक अनुपात जो है इसे भी हम एक फॉर्मूले का रूप दे देते हैं, तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो इक्वल टू चुंबकीय आघूर्ण का अनुपात अपॉन एंगुलर मोमेंट। क्या है चुंबकीय आघूर्ण का अनुपात बटा एंगुलर मोमेंट, या अक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, कैसे हम चुंबकीय कोणीय संवेग कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखो G की जो वैल्यू निकल कर आती है, ये सब आप कैलकुलेट करेंगे, G की वैल्यू निकाल के लाएंगे तो 2.00323 आती है।
तो इसे हम जो है 3 जीरो के बाद में 2 3 वैल्यू है तो इसे लगभग हम 2.0 ही जो है कैलकुलेट करके मानते हैं। अब आगे हम एग्जांपल लेके इसको जो है और एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। देखो टाइटेनियम +3 आयन है आपका। अब टाइटेनियम +3 है तो अपन सबसे पहले टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं सामान्य अवस्था में। वो लिखने के लिए हमें इसका जो है एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 22 और जब इसका विन्यास लिखेंगे तो आर्गन 3d2 4s2 होता है और यह है इसकी आध्य अवस्था। लेकिन हमें +3 में चाहिए तो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकल जाए, एक यहाँ से निकल जाए। तो टाइटेनियम +3 का जो है विन्यास आएगा वो आएगा आर्गन 3d14s0। ये हो गई आपकी उत्तेजित अवस्था में बात। तो अब देखें यहाँ पर अपने पास उत्तेजित अवस्था में केवल डी में 1 इलेक्ट्रॉन, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है अपने पास, ओनली 1। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है अपने पास, केवल 1 है और 1 इलेक्ट्रॉन है तो S = n/2 होता है। तो n की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 1 तो क्या वैल्यू आ गया आपके पास निकल कर 1/2। अब फॉर्मूले में हम वैल्यू रखते हैं μS = g√S कोष्टक S + 1। तो S की जगह 1/2 लिखेंगे। 1/2 लिखकर अपन सोल्व करते हैं। जब ये हाफ से गुणा होगा और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू निकल कर आएगी आपके जो है √3। कितनी आएगी, √3। ये डेड इंटू इससे होगा मल्टीप्लाई, तो अपन इसका एलसीएम लेके निकालेंगे और सोल्व करेंगे तो √3 वैल्यू आएगी। और √3 का वैल्यू आप जानते ही हैं 1.73 होता है, जो 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन आपकी वैल्यू निकल कर आती है। ये मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि ये आप कैलकुलेट इस तरीके से कर सकते हैं। और लगभग जहाँ हम बात करेंगे बोर मैग्नेट्रॉन के बाद जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पॉइंट में 8 का रेशियो 9 का रेशियो आप लगा सकते हैं। डायरेक्टली निकालने का तरीका है वो। देखें जब कहीं आप कहीं कंपटीशन एग्जाम में बैठे हो उस कंडीशन में, तो देखिए किसी पदार्थ में युग्मन उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कक्षीय तथा चक्रण गति के कारण उसमें अनुचुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण से इसमें 3 प्रकार के युग्मन की संभावनाएं हैं। कौन कौन से युग्मन आपके, देखो पहला है आपका LL कपलिंग, दूसरा है SS कपलिंग और तीसरा टाइप है जो है आपका LS कपलिंग। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में हम इन सब पे डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में यहाँ तक ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।